Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss Vision IS monthly magazine of October 2023. So we are going to start part 1 of economics discussion because उससे पहले हम लोग पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशन के भी सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। एज आई हैव सेड कि हम लोग पॉलिटी के सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो वो पॉलिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में सारा लेक्चर मैंने लिया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं। एंड इंटरनेशनल रिलेशन का भी मैंने पार्ट 5 में सारा लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक सेक्शन एंड वी विल डिस्कस contribution of MS स्वामीनाथन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हम ये दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिकॉज हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। तो इसके नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इकोनॉमी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन। तो अभी MS स्वामीनाथन न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो इसीलिए न्यूज़ में है। तो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन, कि उन्होंने किसकी चीज़ में कंट्रीब्यूट किया था। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसमें जेंडर इक्वालिटी में, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर रिसर्च। तो इन सारी चीज़ों में इनका कंट्रीब्यूशन था। तो अब हम देखते हैं कि MS स्वामीनाथन जी के बारे में डिटेल में, कि इनको फादर एंड की आर्किटेक्ट बोला जाता है क्योंकि इनका मेजर जो रोल था और लीडरशिप इन्होंने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसीलिए इनको फार्मर्स के साइंटिस्ट भी बोला जाता है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जीता था इन्होंने 1987 में, और इनका जो लीडरशिप था ग्रीन रेवोल्यूशन में था। और इन्होंने और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जीते हैं, जैसे कि पद्म विभूषण और रेमन मैगसेसे अवार्ड है वो। अब देखते हैं इनका जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था क्या क्या था MS स्वामीनाथन जी का। जैसे ये जेनेटिक रिसर्च में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, और ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। जैसे ये जो बहुत सारे क्रॉप की वेराइटीज़ है उसके डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, ताकि उससे जो है ना पहले जितनी ग्रोथ होती थी उससे ज़्यादा हाई यील्डिंग ग्रोथ हो, और ये जो पेस्टिसाइड्स हो और ये जो डिजीज़ हैं उसमें भी जो रेसिस्टेंट, और ये जो बहुत सारा जो पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता था और इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता था, ताकि ये जो हमारा जो ग्रोथ है वो रुके नहीं, अच्छा ग्रोथ हो। तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया कि कैसे पेस्टिसाइड और ये डिजीज़ को कम किया जाए, इसीलिए। और इनका बहुत सारा जो इन्होंने वर्क किया था वो क्रॉप की वेराइटीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और बहुत सारे न्यू क्रॉप की वेराइटीज़ उन्होंने डेवलप की थी, जो ये जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके लिए जो सूटेबल है वैसे उन्होंने क्रॉप की वैरायटीज़ को डेवलप किया था। तो देखते हैं कौन कौन सी वैरायटीज़ डेवलप की थी इन्होंने। जैसे राइस की वैरायटीज़ डेवलप की थी, और ये जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो कटक में है, स्वामीनाथन जी ने वर्क किया था इंडिका जैपोनिका राइस में। और ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम था जो डेवलप करता है फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव को, हाई यील्डिंग को, और ये जो शॉर्ट स्टेचर वेराइटीज़ है राइस के उसको, जो रिप्लेस कर दिया गया किससे, जो लोकल के राइस थे पहले जो टॉल थे और लो यील्डिंग थे, क्योंकि ये जो टॉल और जो लॉक्ड थे तो वो इतने ज़्यादा लंबे हो जाते थे, और इनका जो है ये यील्डिंग जो है, जो पैदावार होती है वो भी बहुत कम था, और ये जो है प्रोटीनियस भी नहीं थे और इतना ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट भी नहीं देते थे। इसीलिए इन्होंने इससे रिप्लेस करके जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उसको डेवलप किया। और वो देखते हैं जैसे ये वैरायटीज़ कौन कौन सी है।
ADT27 और RASI, और ये सारा ये जो वेराइटीज़ है वो इन्होंने डेवलप किया। और ये जो प्रोजेक्ट है किसके अंदर में ये कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और बहुत सारे साइंटिस्ट को इन्होंने गाइड भी किया था, और उन्हीं के गाइडेंस में ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी हुए थे, और इन्होंने वर्क किया था सैलिनिटी टॉलरेंस जीन्स में भी कि उसका इन्हांसमेंट कैसा हो। और जो बहुत सारे जो मैंग्रोव स्पेसीज हैं जिनको एविसेनिया मरीना भी बोलते हैं, और वो भी कल्टीवेट किया था राइस प्लांट में, कि कैसे वहाँ जो जितने भी मैंग्रोव वाले रीजन है तो वहाँ मैंग्रोव वाले रीजन में कौन सा ऐसा राइस का प्लांट लगाया जाए जो सक्सेसफुली वहाँ पे ग्रो करे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, स्टार्ट किया था ये जो राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है उसको, जो नॉन लॉगिंग प्लांट हो जैसे कि बासमती स्ट्रेन, और ये जो पूसा बासमती है उसको नॉन लॉगिंग प्लांट, जैसे कि इतने लंबे होते हैं तो ये लंबे होने के बाद जब इसमें ग्रेन ये जो फलता है उसके बाद ये ना ज़मीन पे ऐसे लेटने लगते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊपर में वेट होता है इस कारण से। और इससे क्या होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉक्ड होता है तो ये ना पौधा सड़ जाता है, और जो ग्रेन होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो स्वामीनाथन जी ने क्या किया कि ये जो छोटा प्लांट बनाना स्टार्ट किया कि वो स्ट्रेट रहे, और ये जो और ग्रेन भी उसमें जो यील्ड होता है उसमें भी कोई कमी ना आए। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है, जो राइस का प्रोडक्शन है, तो राइस के प्रोडक्शन में वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो फिर उन्होंने उससे हट करके फिर इन्होंने जो है अपना फोकस चेंज किया और वीट के तरफ स्टार्ट किया अपना फोकस। और ये जो है जितने भी लोकल वीट वेराइटीज़ थे वो टॉल होती हैं और लॉक्ड होती हैं, जो फेल फ्लैट ऑन ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पे ऐसे लद जाती हैं जिसके कारण ना वो जो ग्रेन होती है वो ख़राब हो जाती है। और ये जो है वो लॉक्ड किस लिए हो जाता है, क्योंकि वो फुल ऑफ हेवी ग्रेन्स की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसा जीन बनाया जो छोटा हो हाइट में और इसकी जो है वो यील्ड भी कम ना हो। तो इसीलिए इन्होंने वीट का भी बहुत सारा न्यू वेराइटीज़ डेवलप की, और उसी में से इन्होंने डेवलप किया न्यू मैक्सिकन वीट ड्वार्फ वैरायटी, जिसमें ये जो नॉरिन जीन्स है जो डेवलप्ड किया गया था नॉर्मन बर्लॉग के द्वारा, और वो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे और साइंटिस्ट थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने ये जो ड्वार्फिंग द हाइट और ये जो छोटे वाले जीन्स बनाया था कि यील्ड है वो कम ना हो। और इन्होंने ही आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ मैक्सिकन वीट ड्राफ, क्योंकि उन्होंने जो है ना वीट ड्राफ को देखा था जो मैक्सिकन में, कि कैसे वो लोग छोटे होते हैं और उनमें कोई डिजीज़ भी नहीं लगता है और वो हाई यील्डिंग भी होते हैं। तो वैसा ही कुछ इन्होंने इंडिया में भी लाने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहे। और उन्होंने स्टार्ट किया ये जो वीट वेराइटीज़, और वीट वेराइटीज़ जैसे सोनालिका हो गया, कल्याण सोना, तो ये सारे जो हैं वीट की वेराइटीज़ है जो इन्होंने इंडिया में स्टार्ट की थी। अब बात करते हैं ये जो पोटैटो का हाइब्रिड है उसकी बात करते हैं, कि इन्होंने स्टार्ट किया और डेवलप किया ये जो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट पोटैटो वैरायटी है उसका, और उसको बोला जाता है अलास्का फ्रॉटलेस, तो उसका भी इन्होंने डेवलपमेंट किया। फिर बात करते हैं ये जो पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग है, तो इन्होंने ये फॉस्टर्ड पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग का भी ये जो डेवलपमेंट किया, जो फार्मर्स को असिस्ट करता है और डेवलप करने में जो न्यू लोकली वेराइटीज़ हैं उसमें। तो ये फार्मर का हेल्प मिलता है उससे कि यहाँ की जो सॉइल है और किस टाइप की सॉइल है, कि टाइप क्या है, वेदर क्या है, और उस वेदर में यहाँ के हिसाब से कि कौन सा जो क्रॉप है वो कितना प्रोडक्शन देगा। तो उसमें भी जो है MS स्वामीनाथन जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इकोनॉमिक इकोलॉजी में। तो इन्होंने जो है ना डिस्क्राइब किया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत, ये जो बोला गया था उनको MS स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। और ये क्यों बोला गया था, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप रोल निभाया था एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ था मूवमेंट इन एग्रीकल्चर में, इसके वजह से। और ये देखते हैं हम लोग कि ये जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, तो ये इन्होंने कंसंट्रेटेड हिज एफर्ट ऑन एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो
डिफाइन किया गया है इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी इन परपेट्यूटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म, कि कैसे हम इकोलॉजी को हार्म किए बिना, कि इससे जो है इकोलॉजी का हार्म भी ना हो और जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता रहे। तो इसीलिए इनको है ना एवरग्रीन प्रोडक्शन में भी इन्होंने लीडरशिप रोल निभाया था। अब देखते हैं ये जो एवरग्रीन प्रोडक्शन हुआ था तो उसका अप्रोच क्या था। तो वो ब्लेंड है डिफरेंट अप्रोचेस पे, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ग्रीन एग्रीकल्चर हो गया, इको एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सारी चीज़ों में है ना मिला के ये जो इफेक्टिव फार्मिंग किया था उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो डू इकोलॉजी अप्रोच भी अपनाया था, जो इंश्योर करता है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ को, और उसके कारण जो है ना वो अवेलेबल रहता है फार्मर्स के लिए। और इन्होंने प्रपोज किया था 4C, और वो 4C क्या है? कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन and commercialization for reconciling conservation and development in the sphere of farming activities, कि जो फार्मर की जो एक्टिविटीज़ है और ये सारी चीज़ें वो करेंगे तो एक कंजर्वेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा फार्मर्स को। तो अब देखते हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था हार्नेसिंग द बेस्ट इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, जो ब्लेंड है किससे? विथ आवर रिच हेरिटेज ऑफ इकोलॉजिकल प्रूडेंस, कि यहाँ की जो मिट्टी है उसी के हिसाब से उन्होंने ऐसा यहाँ पे क्रॉप बनाया और ये जो फर्टिलाइज करने का, कि यहाँ की मिट्टी और जो हेरिटेज है उसको भी नुकसान ना पहुँचे, और ये जो टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करके जो हाई एल्डिंग जो है क्रॉप वो भी डेवलप हो। और उन्होंने प्रमोट किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को, कि कैसे इनोवेटिव पैराडिग्म ले करके ये जो इको टेक्नोलॉजी का बेस्ड उन्होंने बायो विलेज का ये जो है इन्वेंशन किया, कि कैसे हम लोग मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ ये जो विलेज नॉलेज सेंटर बनाना चाहिए, जिससे जो लोकल जो फार्मर्स है, तो लोकल जितने भी फार्मर्स हैं तो उनको हेल्प मिलेगा, कि कैसे हमारा जो है कि वो लोग जान पाएंगे कि ये जो है ना जो हमारी मिट्टी कैसी है और सॉइल कैसा है, वेदर कैसा है, तो उस वेदर के हिसाब से हम किस वेदर में कौन सा ऐसा क्रॉप या लगाएंगे जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और ये सारा बहुत ज़्यादा आए। इसीलिए उन्होंने बोला कि हर जगह है ना विलेज नॉलेज सेंटर लगाना चाहिए जो फार्मर्स को गाइड करे। और यहाँ पे ये जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करेगी, अब वहाँ पे ड्रॉट होने वाला है या फिर हेवी रेन होगा, या फिर किस सिचुएशन में कौन सा वो प्लांटेशन करना चाहिए जो फ्रूटफुल होगा, तो इन सारी चीज़ों से फार्मर को बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखते हैं तो ये जो MS स्वामीनाथन जी ने ये पॉलिसी क्या अपनाई थी और इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन क्या था MS स्वामीनाथन जी का, और जो अभी तक रेलेवेंट है। तो ये देखते हैं हम लोग, ये जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है जो फॉर्म किया गया था चेयरमैनशिप ऑफ MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, तो इसका जो है मेजर रिकमेंडेशन क्या है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन वेटेड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। तो लेट्स सी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसी भी ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर x है तो ये प्लस है 50% ये MSP होगा। तो ये जो है जितना भी होगा तो उससे इसका जितना वेटेज है उससे 50% ज़्यादा MSP डिफाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर जो फार्मर्स है किसी भी वजह से ड्रॉट है, हरिकन है, फ्लड है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर उनका जो प्लांटेशन है वो हार्म होता है तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है और उसको उतना पैसा दे देती है कि उसका जो है खर्चा निकल जाए। और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया और फॉर्मेशन दिया कि हर जगह जो है VKC होना चाहिए, मतलब विलेज नॉलेज सेंटर होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ फार्मिंग होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या है कि कौन सा सॉइल है वो, जैसे कि यहाँ पे
जैसे बहुत टाइप की सॉइल है, जैसे रेड सॉइल हो गया और ब्लैक सॉइल हो गया, अलुवियल सॉइल हो गया। तो उन सारे सॉइल में जो टाइप है, तो कौन सा वहाँ पे प्लांटेशन या कौन सा क्रॉप वहाँ पे ज़्यादा डेवलप करेगा और किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से ही पता लगता है। और ये एक्सपांशन हो क्रेडिट सिस्टम एंड ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्हांस करे ताकि जो फार्मर्स है उनको बहुत हेल्प मिले। अब देखते हैं ये जो एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तो इसका ये जो फंड कहाँ से आता था, वर्ल्ड फूड प्राइज से, जो ओपन किया गया था रिसर्च सेंटर, और जो चेन्नई में है, और इंडिया 1988 में इसका जो है ये फाउंडेशन हुआ था, और ये बना था कब, 1988 में। और ये देखते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। तो जितने भी प्लांट वेराइटीज़ बने हैं उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो उसमें भी एम.एस. स्वामीनाथन जी ने बहुत पाइवोटल रोल प्ले किया है और डेवलप किया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो जिसमें के तहत ये जो फार्मर्स को ये प्रोटेक्शन मिलने का काम करता है, और गवर्नमेंट है ना प्रोटेक्ट करती है, और जो ऑब्लिगेट करता है और प्रोवाइड करता है स्वी जेनरिस प्रोटेक्शन टू प्लांट वेराइटीज अंडर ट्रिप्स। अब देखते हैं ये फूड सिक्योरिटी क्या है, और इसमें एम.एस. स्वामीनाथन जी ने क्या किया है। इसमें भी उन्होंने 2 स्टेप्स लिए हैं जो इंटीग्रेट करता है न्यूट्रिशन इन फार्मिंग। क्यों, ये जो है ना जो भी क्रॉप का डेवलपमेंट होता है तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए इन्होंने 2 स्टेप लिए हैं, जैसे कि जेनेटिक गार्डन और बायो फोर्टिफाइड प्लांट, जो इंट्रोड्यूस करता है फार्मर्स टू प्लांट, और वो प्रोवाइड करेगा जितने भी नीडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए या प्रोटीन चाहिए तो वो सब मिलेगा। और कम्युनिटी हंगर फाइटर्स, कि इतना ज़्यादा ऐसे जो क्रॉप का डेवलपमेंट हो और न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छा हो, प्रोटीन अच्छा हो, ताकि ये जो कम्युनिटी का हंगर जो है, जो भुखमरी है, वो कम हो सके, और ये जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है जो एरिया में, वो भी ख़त्म हो सके। और इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल था, तो इन्होंने अडॉप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ड्रॉट कोड, फ्लड कोड, गुड वेदर कोड, तो ये अपनाया था, जिससे जो है कि जो ड्रॉट अगर आता है, फ्लड आता है, या वेदर कोड अपनाया था, जिससे अगर कोई जो पहले से ही उस सारी चीज़ों का प्रोएक्टिव मेजर्स ले लिया जाए जो ज़रूरत है, अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो, कि पहले से हम लोग प्रिपेयर रहें कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे, कैसे उसको फेस करेंगे। अब देखते हैं ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें एम.एस. स्वामीनाथन जी ने क्या हेल्प किया था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशन, जो इंक्लूड करता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो पतनचेरू नियर हैदराबाद में बनाया गया है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो रोम का है, अब इसको बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्री फॉरेस्ट्री, तो ये नैरोबी में है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसका न्यू दिल्ली में सेंटर है। अब ये जो एम.एस. स्वामीनाथन जी का 5 ईयर प्लान में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, और शेप किया था 6th 5 ईयर प्लान को, जो 1980 से लेकर के 85 तक, और फर्स्ट टाइम उन्होंने 2 न्यू चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया था, और 1 जो वेमेन एंड डेवलपमेंट, और 2nd इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये 2 चैप्टर वो इंट्रोड्यूस किए थे। देखते हैं ये जो यूएन मिलेनियम प्रोजेक्ट में भी इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन जी ने को चेयर किया था, यूएन मिलेनियम प्रोजेक्ट में, जो हुआ था कब, 2005 में, जिसका जो डेवलप किया गया था क्लियर टारगेट एंड ए प्रैक्टिकल प्लान के तहत, जिसका एजेंडा क्या था, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन, और कि ये कैसे एक डिकेड में ये सारी चीज़ें अचीव हो जाए। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी का सिर्फ इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर में ही उन्होंने वर्क नहीं किया था, उन्होंने वेमेन के लिए भी बहुत वर्क किया था, और ये जो सारी चीज़ों में वर्क किया था कि कैसे हंगर कम होगा,
और ये जो इलिटरेसी है वो कैसे कम होगा, तो इन सारी चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो ओवरऑल इन्होंने सारी चीज़ों में अच्छा अपना योगदान दिया था। और देखते हैं ये कंक्लूज़न क्या है। एम एस स्वामीनाथन जी ने हर चीज़ में चैम्पियन थे वो। तो ये जो चाहे वो कॉजेज़ ऑफ फार्मर्स हो या फिर ये जो एंश्योरिंग द फ्रूट्स ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, तो उन सारी चीज़ों में भी अच्छा इन्होंने वर्क किया था कि ये जो इनका वर्क है वो सारे जो है रूट्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर एक्सपांस, कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और कैसे ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़ेगा और प्रोस्पेरिटी ऑफ जनरेशन टू जनरेशन कैसे आएगा। तो इनका जो आइडिया है, रिसर्च है और जो विज़न था वो अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और आगे भी जो है वो क्रिएट करेगा रिजिलियंट, सेल्फ सफिशिएंट और साइंटिफिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सारे फील्ड में। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल। अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ है फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट और टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम के द्वारा, और वो होस्ट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जिस और ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, और जिसका ये जो जेंडर इम्पैक्ट है और ये जो प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया गया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है। इसका ये जो ओरिजिनेशन कब हुआ था, इसको फॉर्मली जानते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से, जो अब नेम चेंज कर दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1929 में, जो रजिस्टर्ड किया गया था सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और रिपोर्ट किया गया था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के तहत। और ये कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसमें आता है। और ये एपेक्स बॉडी है जो काम क्या करती है, कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना और मैनेज करना रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसमें इंक्लूड है हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल साइंसेस हो गया, और जितने भी और पूरे कंट्री में। और ये जो है और 113 ICAR इंस्टीट्यूट है, 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो स्प्रेड है पूरे कंट्री में। और दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ा जो है ना लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। एक तो क्योंकि ये इतना बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है वो रोल क्या है, ये कैसे काम करता है। रोल ऑफ ICAR टुवर्ड्स बेटर एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम। तो ये जो क्रॉप की वेराइटीज़ है जो पायनियरिंग रोल प्ले करती है ग्रीन रेवोल्यूशन में, और जो डेवलप किया गया है न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डिफरेंट क्रॉप्स में। जैसे राइस का क्रॉप देखते हैं, ये जो जया है जो फर्स्ट वेराइटी है जो रिलीज़ किया गया है इंडिया में। उसके बाद स्वर्णा पूसा बासमती 1121 और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस है ये। अब देखते हैं वीट की वेराइटीज़, HD 2967, DBW 187, HD 3086, और ये सारी जो है वीट की वेराइटीज़ है। अब देखते हैं फ्रूट की वेराइटीज़, जैसे अम्रपाली हो गए, पोमोग्रेनेट हो गया या भगवा हो गया। अब देखते हैं सीड का क्या प्रोग्राम है। ये जो ICAR है वो ये जो सीड है, ये जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट और ये जो सेफ्टी डुप्लीकेट्स का काम करता है कि कैसे सीड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जिनोमिक्स क्या है वो देखते हैं, जो हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने पे ये जो नेशनल जीन बैंक है न्यू दिल्ली का, जो सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे 450,000 इंडिजिनस एक्सोटिक एसेशन है ऑफ क्रॉप स्पेसीज, और लार्ज ये जो साइप्रो प्रिजर्वेशन बैंक है यहाँ पे। और
ये जो ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ राइस, व्हीट, टमाटो, पोटैटो इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस द जीनोम ऑफ पिजन पी, जूट, मैंगो एंड फिशेस। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे ये जो पार्टनर्ड किया जाता है और ये जो आईसीआर के साथ है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो एडेड है, जिससे एडवांटेज मिलता है। ये जो वेस्ट साइक्लिंग में, क्लाइमेट जो रेजिलियंस है, जो रिस्क मिनिमाइजेशन में, तो इन सारी चीज़ों में जो एडवांसमेंट मिलता है। अब देखते हैं ये जो डेवलप्ड मॉडल है एग्रो फॉरेस्ट्री का, जो प्रमोट किया गया है एग्री हॉर्टी के द्वारा, या एग्री सिल्वी हो गया, या ये जो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम है जो रेजिंग फार्मर्स इनकम। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप करने से ये जो फार्मर्स है उनके इनकम में डेवलपमेंट आया है। और इससे क्या हुआ है कि ये जो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल, तो ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल है उसमें उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है। जैसे फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग, सिलेक्शन, तो ये सारा जो तरीका है उससे जो है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। और ये जो इंडिजिनस ब्रीड है जैसे साहिवाल काऊ हो गए, थरपरकर बुल हो गया, गिर कैटल हो गया, बन्नी बफेलो और कंग्रेज काऊ, तो ये सारी चीज़ों से है ना ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। और उसकी जो है इम्प्रूव्ड पोल्ट्री फार्मिंग, तो इससे क्या हुआ है ये भी इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, जो देसी बर्ड्स हैं उनका। और ये जो CARI, ये जो निर्भीक है, और ये जो कादकनाथ है, और ये जो अंकलेश्वर, तो इन सारी चीज़ों से जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना अपनाई गई है। CAR ये जो हेल्थ में क्या हेल्प करता है, ये जो जितने वैक्सीन्स है या डायग्नोस्टिक जो डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, वो कंट्रीब्यूट करता है, इम्प्रूव करता है हेल्थ मैनेजमेंट में, और इन्हांस करता है ये जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी है उसको। और ये जो एनिमल की डिजीजेज हैं जैसे कि ये जो रिंडर पेस्ट हो गए, ये कॉन्टैजियस बोवाइन, ये जो प्लूरा निमोनिया है वो, या फिर अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस हो गया, या फिर डोरिन हो गया, और इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। तो ये सारी जो डिजीज़ है वो जो डेवलप होती हैं, तो उसमें जो है ना डायग्नोस करने का हेल्प करता है कौन, ये जो ICAR है वो। और फिर ये जो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, उसमें उसको भी ये प्रमोट करता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, कम्युनिटी पॉन्ड हो गया, क्लाइमेट रेजिलियंट हो गया। तो इन सारे वेराइटीज़ को ये सारे जो है इन सारी चीज़ों को जो प्रमोट करता है। और ये जो जैसे कि ये जो ML365 हो गया, पिजन पी BRG1 और BRG2 और BRG5, और हाइड्रोपोनिक जो क्रॉपिंग है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। फिर देखते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में ये क्या हेल्प करता है, जैसे ये बायोफोर्टिफिकेशन जो टैकल करता है माल न्यूट्रिशन को, और बायोफोर्टिफाइड क्रॉप इंक्लूड करता है ये जो सोलापुर लाल जो फर्स्ट फोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वैरायटी है उसको भी बहुत ज़्यादा ये फोर्टिफाई करने में हेल्प मिलता है। और ये जो ग्राउंड नट गिरनार 4 और 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31, और ये फर्स्ट ये जो है कैनोला क्वालिटी है इंडियन मस्टर्ड वैरायटी का। अब ये जो पूसा डिकम्पोजर ये जो बनाया गया है, तो उससे क्या होता है, ये जो इन सीटू और एक्स सीटू ये जो क्रॉप का जो रेसिड्यू और उसको डिकम्पोज करने में हेल्प कर मिलता है, ताकि ये जो जितने भी बचे हुए ये जो रेसिड्यू है उसको बर्न ना करना पड़े। क्योंकि अब वो बर्निंग से क्या होता है कि इतना ज़्यादा ये जो है स्मोक फैलता है, तो उससे जो है पॉल्यूशन और इंक्रीज होता है। तो इसीलिए ये डिकम्पोजिशन का भी काम करता है। अब देखते हैं इंडिया डेवलप्ड फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो इन द वर्ल्ड, प्रथम, और ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो काफ है। अब हम देखते हैं ये ब्लू रेवोल्यूशन कि ये क्या है, जो प्रमोट करता है केज कल्चर को। अब ये केज कल्चर क्या है, जो लो वॉल्यूम हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग होता है उसको। तो ये जैसे कि ये जो है केज कल्चर कि एक किसी पॉन्ड में हो गया, या फिर बड़े बकेट में कि जैसे, या फिर छोटे स्विमिंग पूल में, तो इन सारे में जो है ना फिशरीज को इंक्रीज किया जाता है।
और वहाँ पे जो है फिश को ये करके, और जितने भी छोटे जगह है उसमें कैसे फिशिंग को सिस्टम को और फिशिंग और फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए बहुत हेल्प करता है। और ये रेज करता है पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, कि इसमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई रहती है। ये जो ICAR है वो डेवलप करता है इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स, कि वो मॉनिटर करता है जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम है जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं बायोफेंस के द्वारा, ताकि वो मिटिगेट कर सके ये जो ओशियन पॉल्यूशन है उसको, और ये जो इंटेंसिफाइड आइडेंटिफाई कर सके जो इन्वेसिव एलियन स्पेसीज हैं, जिसके कारण जो जो वहाँ की जो लोकल जो स्पीसीज हैं वो खतरे में ना पड़ जाए, तो उसको भी आइडेंटिफाई करती हैं। और ये जो ICAR है जो वर्क करता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज, कि जो कोल्ड वाटर फिशरीज सेक्टर है उसमें भी जो हिमालयन स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है जो डेवलप किया गया है टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इंक्लूडिंग ये जो मिलेट मिल है, ये जो ड्रोन रिमोट सेंसिंग है, या मल्च लेइंग मशीन है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है कि कैसे मैकेनाइजेशन को इंक्रीज किया जाए, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हेल्प मिलेगा उससे। अब हम देखते हैं ये जो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1971 में, और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है किसका, डोनर्स डेट जो सपोर्ट करता है 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर को, और वर्क करता है किसके साथ, ये जो गवर्नमेंट के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड प्राइवेट बिजनेस के साथ। अब ये जो CGIAR है वो ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप फॉर ए फूड सिक्योर फ्यूचर जो डेडिकेटेड है किसका, ये जो ट्रांसफ़र करता है फूड, लैंड, वाटर सिस्टम और क्लाइमेट क्राइसिस में। तो जब ये कोई भी क्लाइमेट क्राइसिस आता है तो फिर ये क्या करता है, ये फूड पहुंचाने का काम करेगा, लैंड देने का काम करेगा, जो लोग कैंप लगा के रह सके उनको फूड प्रोवाइड करेगा, और वाटर सिस्टम को भी ये ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। और इट फोकसेस ऑन 5 इम्पैक्ट एरियाज, और ये सारे जो है ये जो न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ये पॉवर्टी रिडक्शन में काम करेगा, लाइवलीहुड बढ़ाने में काम करेगा, जॉब को बढ़ाने में, फिर ये जो जेंडर इक्वालिटी इंक्रीज करेगा, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन लाएगा, और ये जो क्लाइमेट एडॉप्शन है एंड मिटिगेशन उसको कम करने में काम करेगा, और जो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी उसको भी इंक्रीमेंट करने में काम करेगा। तो ये हमने 2 आर्टिकल देखा, और ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे रहने देती हूँ, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जो इकोनॉमी सेक्शन का पार्ट 2, ये बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।